तो स्टूडेंट्स कल 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब के की किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन के लिए हमने देखा था कि जो रेशियो है वो तीनों का इक्वल होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर। तो ये रेशियो उसने बोला है कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। अब k की वैल्यू फाइंड। इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है तो मतलब ये वाला रेशियो इक्वल है। अब जो आपकी दो इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और a - bx a + b y इज इक्वल्स टू 3a + b - 2। क्लियर। तो यहां से a1 मिला हमें 2, b1 मिला 3 और c1 मिला हमें 7। क्लियर। फिर a2 मिला हमें x का कोफिशिएंट, मतलब x का मल्टीप्लाई इसमें किसमें है a - b में। तो a - b हो गया a2। क्लियर ना। ax अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ना। क्लियर। तो ax मतलब x में जिसका भी मल्टीप्लाई होगा वो एक की वैल्यू है। यहाँ x का मल्टीप्लाई किसमें है a - b में। तो यहाँ a - b जो है a2 हो गया। फिर b2 क्या है, b किसे बोलते हैं y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट क्या है इधर, y का मल्टीप्लाई किसमें a + b में। तो ये a + b b2 हो गया। फिर c2 क्या है, जो भी कांस्टेंट बचा है, जो भी कांस्टेंट है इधर तो वो आपका c2। तो ये कंडीशंस उसने क्वेश्चन में गिवन है कि मतलब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं तो ये रेशियोज इक्वल होने चाहिए। यहाँ करें आप a1/a2 2/a - b, b1/b2 3/a + b, c1/c2 7/3a + b - 2। क्लियर। तो अब आप कोई दो को इक्वल कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन मिल जाएगी। कोई भी दो को फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करके बना दो तो एक इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड को आप इक्वल करो तो 2/a - b इज इक्वल्स टू 3/a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई करें a + b का 2 में तो 2a + 2b, 3 का a - b में तो 3a - 3b। इधर लाओ या उसको उधर ले जाओ, 3a और ये प्लस का 2a उधर गया, माइनस का 2a, प्लस का 2b उधर गया, माइनस का 2b और माइनस का 3b और इधर इज इक्वल्स टू में 0। 3a - 2a क्या बचा a, -2b - 3b माइनस का 5b इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन। फिर कोई और दो को फर्स्ट और थर्ड को आप इक्वल करो, 2/a - b 7/3a + b - 2। चूंकि वो तीनों इक्वल हैं, आप किसी को भी इक्वल करके इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो क्रॉस क्रॉस, तो 2 का इसमें करो 2 3 या 6 + 2b - 4 7a - 7b। ठीक। इसको भी ऐसे ही करो 7a, ये 6a उधर माइनस में गया, 2b उधर माइनस में गया, माइनस का 7b ऑलरेडी है, इस तरफ क्या बचा -4। अब 7a - 6a -2b - 7b - 9b इज इक्वल टू -4। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। क्लियर। ठीक है। तो यहां से दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दोगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से भी। तो यहां से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। दो इक्वेशन थी, रेशियोज कंपेयर करके वैल्यू निकाली। फिर ये रेशियो गिवन था, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन से किया आपने, इन दो को इक्वल करके एक इक्वेशन मिली, इन दो को इक्वल करके एक इक्वेशन मिली। क्यों इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि
इसमें भी दो ही वेरिएबल है ए और बी, इसमें भी ए और बी, इसमें भी ए और बी, तो इक्वल्स करोगे इसको या इन दो को, किसी को भी कर सकते। क्लियर। सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही है, इसमें के की वैल्यू फाइंड करना है और कंडीशन दी है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर। तो आप इन दो को जो भी यहाँ रेशियो a1 b1 c1 जो भी वैल्यू आएगी इधर आप पुट करके और इन दोनों को इक्वल करके k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। थर्ड भी हो जाएगा, उसमें सिंपल है, दो इक्वेशन सिंपल ही दी गई हैं आपको और दोनों को आपको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। फिर फोर्थ वाले पे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट वाली वर्ड प्रॉब्लम जो है आप पहले भी इसमें कर चुके हो। इसमें वही इक्वेशन है कि फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज है और बाकी जो है नंबर ऑफ डेज पे जो फूड आपने मेस में लिया है उसके लिए चार्ज आपको देना है। तो ये लिखा है पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड, अच्छा मंथली चार्ज जो है होटल का वो फिक्स है। फिर रिमाइनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन दी मेस। फिर बाकी जो चार्ज है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन वहाँ होटल में फूड को लिया है। क्लियर। तो एक तो फिक्स्ड चार्ज है ही, उसको अपन ने ले लिया x के, होटल का ये चार्ज फिक्स है x। फिर अब डे बाय डे जो मेस में आप फूड ले रहे हो उसका फिर चार्ज जो है पर डे अलग लगेगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट ए है, उसने 20 डेज के लिए फूड लिया और पे किया 1000, तो वही हो जाएगा जो फिक्स्ड चार्ज है इसको अपन x मान लेंगे और चार्ज पर डे क्या मान लेंगे y। क्लियर। अब उसने कितना किया 1000 पे किया और सेकंड केस में 1080 रुपीज पे किया। ठीक। तो यहाँ x ये चार्ज तो फिक्स है, होटल का अलग नहीं है। फिर 20 डेज के लिए उसने फूड लिया, पर डे कितना लगता y, एक दिन का y लगता 20 डेज का कितना 20y। तो x + 20 ये फिक्स चार्ज, ये 20 डेज का फूड, दोनों को मिला के कितना पे किया उसने 1000 रुपीज। फिर 26 डेज का, तो x ये फिक्स चार्ज तो लगना ही है। फिर पर डे y, तो 26 डेज का 26y, दोनों को मिला के जो है 1080। दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वाले में फ्रिक्शन वाला है, ये भी आप कर चुके हो, है ना। लिखा है फ्रिक्शन 1/3 हो जाती है। तो सेम हमने न्यूमरेटर x लिया, डेनोमिनेटर y लिया, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की डिमांड होती है। अब ये फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1/3 हो जाती है। ये फ्रिक्शन 1/3 के इक्वल हो जाती कब, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से हम 1 को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, और डेनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं करते। देखो लिखा भी नहीं होगा, कुछ नहीं होता। फिर इट बिकम्स 1/4, यही फ्रिक्शन 1/4 हो जाती कब, जब when 8 is added to its denominator। इसके डेनोमिनेटर में आप 8 को ऐड कर देते हो, न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करना। क्लियर। यहाँ न्यूमरेटर x था, ये y था, तो ये फ्रिक्शन जो है न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर किसके बराबर हो जाती 1/3, कब, जब न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यहाँ ये 1/4 हो जाती फ्रिक्शन कब, जब केवल हम डेनोमिनेटर में 8 है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी। तो दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस ने 40 मार्क्स जो है टेस्ट में स्कोर किए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब 3 मार्क्स मिलते हैं उसे हर राइट आंसर पे और 1 मार्क जो है लॉस हो जाता है रॉन्ग आंसर पे। समझ लो बात को। मतलब जैसे एक क्वेश्चन आपने सही किया और एक क्वेश्चन आपने गलत किया, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे 2 नंबर। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपने सही किया उस पर आपको कितने मार्क्स मिल गए 3।
फिर एक जो आपने गलत किया है उसमें आपका 1 मार्क्स लॉस हो गया। अब वो लॉस कहाँ से होगा, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास 3 मार्क्स थे, इसमें से वो 1 मार्क्स लॉस हो जाएगा। लॉस होने का मतलब -1 मिले, -1 मतलब वो 1 कम हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से टोटल मार्क्स कितने आ गए उसके दोनों क्वेश्चन को मिला 2, क्योंकि राइट आंसर पे 3 मिल रहा है, उधर रॉन्ग आंसर पे 1 कम हो जाएगा। कहाँ से कम होगा, जो सही आंसर में मिली है वहां से कम हो जाएगा ये कम। क्लियर? आगे, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks। मतलब यही सेम कंडीशन की, यदि एक क्वेश्चन के लिए राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स होते और एक रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स को डिडक्ट किया जाता, 2 मार्क्स कम किए जाते, -2 मिलते, तब उसका स्कोर 50 होता। तो 2 कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन अ टेस्ट, मतलब टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। क्लियर? ठीक, अब मान लें आप नंबर ऑफ राइट आंसर्स, राइट आंसर्स की जो संख्या है वो x है और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितना है, y। क्लियर? अब टोटल आपको नंबर ही तो निकालना, उसी हिसाब से तो उसने बोला टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो राइट आंसर x माने और रॉन्ग आंसर y, और दोनों को मिला के टोटल क्वेश्चंस हो गए। अब कंडीशन क्या थी, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहे उसको, राइट आंसर, एक राइट आंसर पे 3 मार्क्स, उसके राइट आंसर्स कितने हैं x। जब एक राइट आंसर पे उसे 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो 2 राइट आंसर पे 3 × 2, 4 राइट आंसर्स पे 4 × 3, मतलब वो तो जितने हो जाए, ऐसे उसके राइट आंसर्स कितने हैं x। एक पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं एक राइट आंसर पर, x राइट आंसर्स पे कितने मिलेंगे, 3x। ऐसे ही एक रॉन्ग आंसर पे उसके -1 है, तो y रॉन्ग आंसर्स उसने दिए तो टोटल कितने मिलेंगे, -y। क्लियर? और राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स को मिला के टोटल स्कोर कितना किया उसने, 40। नेक्स्ट वाले में क्या है, यहाँ 4 हो गया कि एक राइट आंसर पे उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, तो x राइट आंसर्स पे कितने मिलेंगे, फिर एक रॉन्ग आंसर पे उसे -2 मिलते, तो y रॉन्ग आंसर्स पे कितने मिलेंगे, -2y। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 4x, ये राइट आंसर्स के मार्क्स है, ये रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स है, और टोटल कितना स्कोर किया उसने, 50। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर? फिर x और y की जो वैल्यू आएगी उन दोनों को ऐड कर देना, ताकि टोटल क्वेश्चन चाहिए ना, राइट भी और रॉन्ग दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ओके। फिर 4th क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करना ना, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, तो राइट आंसर्स को अपन ने अलग मान लिया, क्योंकि उसमें राइट आंसर्स की बात अलग है, रॉन्ग आंसर्स की बात अलग है, इसलिए राइट को अलग माना कि राइट आंसर्स उसने कितने दिए, x। तो वही चीज हो गई, एक राइट आंसर पे उसे 4 मार्क्स मिल रहा है, तो 2 राइट आंसर कितने मिलते हैं, 2 × 4। तो ऐसे ही x राइट आंसर से तो कितने मिले, 4 × x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस A and B, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and the another from B at the same time. मतलब 2 प्लेसेस हैं A और B, कितने दूर हैं, 100 किलोमीटर। मतलब ये 2 प्लेसेस हैं इस तरीके से, एक A प्लेस है एक B है, और दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, फिर बोला उसने वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड द अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट, किस डायरेक्शन में जा रही है ये भी पता नहीं। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, कैसे चल रही है, सेम डायरेक्शन में, बी अगर इधर जा रही तो ए भी उधर जा रही, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब एट डिफरेंट स्पीड, वो स्पीड उनकी कैसी है, अलग। ये
कोई दूसरी स्पीड से चल रहा है, ये कोई दूसरी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में, बी भी यहाँ ट्रेवल कर रहा है, ए भी इधर ट्रेवल कर रहा है, सेम डायरेक्शन। अब दे मीट इन 5 आवर्स, और वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं कब? 5 घंटे बाद। कब मिलते हैं? 5 घंटे बाद, ठीक है, मतलब चलते जाते 5 घंटे बाद वो मिल जाते हैं। तो पक्का है कोई एक स्लो चल रहा है और एक कोई फास्ट चल रहा है। स्वाभाविक है पीछे वाला फास्ट चल रहा, पीछे वाला फास्ट चलेगा तभी तो वो मिल पाएगा। अगर आगे वाला फास्ट चल रहा, पहले वाला स्लो चल रहा, तो कैसे मिलेगा? पीछे वाला फास्ट चल रहा है, तो ये थोड़ा फास्ट चल रहा है, धीरे धीरे करके कवर करके और ये उससे मीट कर जाएगा। फिर अच्छा, तो यहाँ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात हुई है और हमें रिलेशन पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तीनों का। आगे क्या है? इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अच्छा, ये कंडीशन थी जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो तब वो मीट कर रहे थे कितने में? 5 आवर्स में। अब वो टुवर्ड ईच अदर जाएं, एक दूसरे की तरफ, ए इधर जा रहा, बी, तो स्वाभाविक है एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो जल्दी मिल जाएंगे, क्लियर। तो ये कब मिलते हैं? 1 घंटे में मिल जाते हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दी स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, 2 कार्स की स्पीड क्या है? तो ऐसे अपन ने माना स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी? x किलोमीटर पर आवर, ठीक। स्पीड ऑफ सेकंड कार कितनी मानी? y किलोमीटर पर आवर। तो इसकी x हो गई स्पीड, इसकी कितनी हो गई? y। अब ध्यान देना, इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर, ठीक, क्लियर। अब दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, तब स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। स्पीड क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाती है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। क्यों? ये बात देखो आप, जैसे यहां क्या है, दोनों केस में हुए तो वो मीट है, मिले ही हैं आपस में, मिले हैं ना। लेकिन इस कंडीशन में क्या था? ये इससे दूर भाग रहे हैं और ये उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे मिलने। तो इस कंडीशन में स्पीड जो है कम होगी, क्योंकि बड़ी देर बाद मिलेंगे, क्योंकि ये दूर भाग रही और ये कैसे आ रही? उससे मिलने जा रही, ये दूर भाग रहे। तो इस केस में बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा टाइम लगेगा, मतलब दोनों की जो मिला के स्पीड है वो कैसी है? कम है। फॉर एग्जाम्पल ए वाला 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा और बी वाला 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा, इस तरीके से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखो ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करेगा, ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है। तो 1 घंटे बाद ये इनके बीच में केवल 10 किलोमीटर का जो है कवर हुआ है, इनके बीच में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई। क्यों? क्योंकि 1 घंटे बाद ये भी 40 किलोमीटर चल गया होगा ए, और बी कितना चला होगा? 50। तो इनके बीच में ये डिस्टेंस थी, तो ये 40 चला, ये 50, तो ये जो 50 चला है वो ये 40 चला, तो ये आगे की तरफ 50 चला, तो ये भी तो 40 चल गया। तो ये इसके कितने पास गया? केवल 10 किलोमीटर, क्योंकि ये 50 चला है तो वो भी तो आगे 40 बढ़ गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो केवल 10 किलोमीटर कवर हुई, क्योंकि ये 50 बढ़ा वो 40 बढ़ा, तो मतलब 10 एक्स्ट्रा चला ना ये केवल, तो ये 10 किलोमीटर उसके पास आ गया। तो वही चीज देखो, स्पीड माइनस हो गई ना, 50 में से 40 के 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर कवर किया। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती। क्यों? ये भी मिलने जा रहा है, ये भी मिलने जा रहा है, दोनों ही सेम वर्क कर रहे हैं, और दोनों सेम वर्क कर रहे हैं तो फिर मीट करेंगे एक पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में स्पीड ऐड हो जाएगी। तो यही याद रखना है, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी। क्लियर? ठीक। अच्छा, यही क्वेश्चन एक जगह और आता है, ये जब करंट, वाटर करंट का और बोट का क्वेश्चन आता है तब इस पे केस अलग हो जाता है, ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी आपकी,
फर्स्ट कंडीशन कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी उनकी x माइनस वाई, दोनों की मिला के स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों ये भाग रहा और ये उससे मिलने जा रहा है, तो ये धीरे धीरे जितनी इसकी एक्स्ट्रा है उस स्पीड से वो मिलने जा रहा है, उसे एक्स्ट्रा कितनी है सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, कितनी एक्स्ट्रा है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर से ही कवर करेगा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करेगा बीच की डिस्टेंस को, है ना, ये क्लियर। अब ये हो गई स्पीड इनटू टाइम, कितना था 5, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी 10, ये हमें कंडीशन पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और सेकंड कंडीशन में क्या है, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, तो क्या होगा 1 आवर टाइम था जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब अभी भी डिस्टेंस तो दोनों के बीच में 100 ही किलोमीटर है ना, चाहे वो ऐसे जाए तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, चाहे ऐसे जाए, उन्हें कवर तो दोनों के बीच में 100 ही किलोमीटर करना, बस। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज देना, है ना, तो ये वाली बन जाएगी इक्वेशन x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, और ये तो इधर 1 है, कोई मैटर नहीं है, तो ये बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो इन दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, क्लियर हो गई बात, ठीक है। जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, अब चूंकि ये टाइम कैसा है, दोनों का कंबाइंड टाइम है ना, कंबाइंड टाइम, तो दोनों मिलके एक दूसरे से मिलते हैं कब 5 घंटे में, तो दोनों का जब कंबाइंड टाइम है, इधर भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं 1 घंटे में, जब कंबाइंड टाइम है, दोनों को कंबाइन होके 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम भी कंबाइंड दिया, दोनों मिलके 5 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों को मिलके 100 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर करना, तो दोनों की कंबाइंड स्पीड लगेगी, क्लियर। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे स्पीड घट जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि एक दूर भाग रहा है और ये उसको कवर कर रहा है, केवल कवर करने वाला एक है, कितना है, जितना उसकी एक्स्ट्रा स्पीड होगी उस एक्स्ट्रा स्पीड से वो कवर, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों ही उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, दोनों ही उसको मिलने के लिए आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड मिल जाती है, क्लियर। तो ये इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको पता ही है लेंथ इनटू ब्रीथ, अब बस वो देखिए क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कब होता है ये, स्वाभाविक है, जब एरिया कम हो जाता है तो लेंथ या ब्रीथ कोई ना कोई कम हो रही कुछ, देखो तो कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट और ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया और ब्रीथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, तब तो अभी लेंथ और ब्रीथ आपको माननी तो पड़ेगी, तो लेंथ मान ली x, ब्रीथ मान ली आपने y, तो लेंथ और ब्रीथ हो गई, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि लेंथ को, लेंथ x मान ली, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस किया, लेंथ x थी 5 यूनिट कम कर दिया, और ब्रीथ को 3 यूनिट अपन ने बढ़ा दिया, है ना। अब लेंथ इनटू ब्रीथ, ये पूरी लेंथ है, ये पूरी ब्रीथ है, लेंथ इनटू ब्रीथ क्या हो जाएगा एरिया, तो ये लेंथ, ये मल्टीप्लाई इसीलिए तो लगाया, लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल टू में क्या आएगा एरिया, तो एरिया कितना हो जाता, जब 5 यूनिट हम लेंथ को कम कर दें और ब्रीथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, तो एरिया कितना हो जाता, 9 यूनिट कम हो जाता। तो पहले एरिया कितना था, लेंथ और ब्रीथ x और y थी, तो एरिया क्या होगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो x इंटू वाई था पहले एरिया। अब ऐसा जब हमने किया 5 यूनिट लेंथ को कम कर दिया और ब्रीथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, तब एरिया 9 यूनिट कम हो जाता, जितना भी पहले था, तो पहले कितना था एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, उससे 9 यूनिट कम हो जाएगा, क्लियर हो गई ना बात, 9 यूनिट कम हो गया पहले वाले से। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, x इंटू वाई, एक्स वाई पर x का 3 में, 3x -5 का y में, -5 का 3 में, -50 इज इक्वल टू एक्स वाई -9, तो कोई एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x -5y, ये माइनस का 50 हो जाएगा, प्लस का 50,
और ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 9 6, ये इक्वेशन बन गई। क्लियर? अब अगला भी ऐसे ही होगा, अगली कंडीशन भी ऐसी होगी। अभी लेंथ को इनने 5 यूनिट कम किया, ब्रीथ को 3 यूनिट बढ़ाया, ऐसी कुछ और होगा। फिर से फिर इनने बोला कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को इनने 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, ठीक है, लेंथ x थी, 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, और लेंथ को ब्रीथ को 2 यूनिट क्या किया, इसको भी इंक्रीज किया। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रीथ बाय 2 यूनिट, मतलब दोनों को इंक्रीज, तो ब्रीथ को इनने 2 यूनिट इंक्रीज किया। अब लेंथ इनटू ब्रीथ कर दो तो ये एरिया किसके बराबर हो जाता है, तो द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट, तो एरिया कितना था और इतना, इससे 67 और इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? और इसी तरीके से सॉल्व कर दो तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन, तो इस तरीके से आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में थोड़ा सा नेक्स्ट है 3.6, इसमें भी आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्लियर? देखो किस तरीके से करना है। अच्छा, इसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको आपको डेनोमिनेटर से पहले अलग करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं इधर, इन सब में टारगेट यही बनाना है कि डेनोमिनेटर में से उसको अलग करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्म होता है वो ये होता है। क्लियर? इसमें वेरिएबल आपका डेनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है, तो इसमें ये वेरिएबल जो डेनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे। कैसे लाएंगे? देखो, लेट 1/x इज इक्वल टू m, मतलब 1/x की जगह हम क्या लिखेंगे? m, ठीक है, एंड 1/y इज इक्वल टू n, और 1/y की जगह क्या लिखेंगे? n। क्लियर? तो इधर क्या बन जाएगा? ये 1/x की जगह क्या जाएगा? m, अपॉन में क्या था? 2। क्लियर? यहाँ प्लस 1/y की जगह क्या जाएगा? n, अपॉन में क्या था? 3 इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब पूरी इक्वेशन में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका? 6 का। क्यों? क्योंकि ये डेनोमिनेटर्स के नंबर हमें हटाना। सॉल्व तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये डेनोमिनेटर नंबर भी हटाइए, पहले भी किया अपन ने, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन में बताया भी था हमने, जो इनका एलसीएम आता ना, मुझे उसी का मल्टीप्लाई, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो पूरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दो आप। इसमें 6 का करोगे तो 2 3 जा 6, 3n। इस वाले टर्म में करोगे 6 का, सो 3 से 6 का जाएगा 2 टाइम्स, सो n, सो 2n इज इक्वल टू 2 का करोगे 6 में तो 12। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, ये आपकी 3 हो जाएगी। क्लियर? सेम इधर 1/x को m, तो m/3 बचाइए, 1/y की जगह n और अपॉन में 2 बचाइए, इज इक्वल टू 13/6। अब इस वाली पूरी इक्वेशन में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, सारे डिनोमिनेटर हट जाएंगे। देखो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 और 6 से 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, 3 2 जा 6, 2n। इसमें करो 6 का मल्टीप्लाई, तो 2 3 या 6 और n 3n। इसमें करो 6 का, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 13। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4, ये और एक बन गई। तो अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किसी से भी सॉल्व कर दो। दोनों को सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? m और n। क्लियर? अब जब m और n की वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो m की वैल्यू आ गई 3 और n की आ गई मान लो 5। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और n की वैल्यू आ गई, तो यहाँ इसको वापस पुट कर दो इधर। ये m किसके बराबर माना था हमने? 1/x की, तो m की वैल्यू कितनी आई? 3। तो 1/x भी किसके बराबर हो गया? 1/x m के इक्वल था ना, m की वैल्यू 3 आई।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x उधर पहुंच जाएगा, 3 नीचे, तो x इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। सेम इधर n की वैल्यू कितनी थी 5, तो यहाँ n की जगह 5 रखो, तो 1/y इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इज इक्वल टू 1/5, ये इनकी वैल्यू है। इतना ये चीज इधर दिमाग में रखनी है कि ये जो आपका डेनोमिनेटर में रहता है वेरिएबल, इसको अपन कुछ भी मान सकते हैं। 1/x की जगह m लिखेंगे तो वो m ऊपर मिलेगा, ऊपर ही मिल रहा है ना, 1/x की जगह m लिख रहे हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 1/x की जगह m लिख रहे हैं तो 1/2m कर देते हैं, तो अपन 1/x की जगह 1/m थोड़ी लिखना है, समझे, 1/x की जगह m लिखना है, तो ये m ऊपर रहेगा इस तरह, तो ये इसमें वेरिएबल ऊपर आ जाता तो वो हमें सिंपल हो जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में इस तरीके से करना है, क्लियर। बाकी आप ट्राई करना ये और क्वेश्चन। अच्छा, जिसमें डेनोमिनेटर, जिस आप थर्ड वाला देखें तो इसमें y वाला जो टर्म है वो ऑलरेडी ऊपर है, तो इसको नहीं मानना। जो नीचे रहेगा, अगर दोनों नीचे हैं तो दोनों को मानो, कोई एक नीचे है तो केवल एक को मानो, ठीक है, दूसरे को मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला है 1/√x को m मान लो, ऐसे ही फोर्थ वाला है 1/x-1 पूरा 1/x-1 को m, 1/y-2 को n पूरा सेम। ठीक है, तो आप इतने ट्राई करें, बाकी वीडियो में